यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है जो दृष्टि का, वो हम लोग टेस्ट नंबर यहाँ पर चौथा देख रहे थे। ठीक है, चौथे का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कवर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 मतलब कहने का यहाँ पर 77 तक हम लोग यहाँ पर कर चुके थे। ठीक है, अब 78 से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। ठीक है, आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले मुद्रा में उतार चढ़ाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने। मुद्रा अभिमूल्यन से निर्यात होकर निर्यात बेहतर होता है। मतलब कहने का मुद्रा अभिमूल्यन से निर्यात क्या होता है, वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आपने मुद्रा जो अभिमूल्यन है ये विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा जो होती है उसकी वृद्धि के संदर्भित करती है। ठीक है, और जब घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो निर्यात जो होते हैं, जो विदेशी खरीदार होते हैं उनके लिए अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, बात इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वस्तु खरीदने के लिए अपनी मुद्रा अधिक खर्च करनी पड़ती है। पहली बात यहाँ से गलत है। मुद्रा मूल्य आयात बिल में वृद्धि की ओर ले आता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या होता है, विशेष रूप से कच्चे तेल जैसी जो आवश्यक वस्तु है उसके लिए आयात बिल बढ़ना है ना। ओनली टू करेक्ट है आंसर। आंसर क्या होगा, केवल एक सही, केवल दो सही, अच्छा केवल दो सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय के संबंध में विचार करना है। अंकित प्रभावी विनिमय नीर में वृद्धि भारतीय रुपए के अभिमूल्यन को दर्शाती है। पहली बात क्या होगी, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा करेक्ट है। सेकेंड बात है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर ऋण जो है इसमें वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में लाभ का संकेत देती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जो ऋण है इसको नीर देशों की मुद्रास्फीति के अंतर के लिए समायोजित करती है। सेकेंड बात गलत होगी, पहली बात करेक्ट है, एक सही है। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स के उदाहरण है। पब्लिक गुड्स के उदाहरण है, आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो देखो पब्लिक गुड्स के उदाहरण देंगे कौन कौन सा, एक आपका राष्ट्रीय रक्षा, ठीक है, अगला हो जाएगा आपका सार्वजनिक जो पार्क हो गए वो, है ना, और प्रदूषण नियंत्रण ये हो गया। करेक्ट आंसर एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे, डी सही आंसर है इसका। 81 है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को बाजार मूल्य के निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे जोड़कर प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये प्राप्त किया जाता है शेष विश्व को अन्य चालू अंतरण से, सी 81 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो एनडीआई होती है, ठीक है, ये घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग हेतु उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम जो मात्रा होती है उसको दर्शाती है। इससे क्या होता है, इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि राष्ट्रीय उपभोग आय इक्वल बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, इसको डिवाइड नहीं करते, इसको प्लस करते हैं, प्लस शेष विश्व के अन्य चालू अंतरण। तो अन्य चालू अंतरण एक पक्षीय अंतरण होते हैं जो विदेशी से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रेषण, उपहार, विदेशी सहायता, तो इसमें आएंगे। आंसर 81 का सी करेक्ट है। 82 नंबर है 82 बोला अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के आयात जो सेवाएं होती हैं मांग पक्ष में केंद्रित सकल घरेलू उत्पाद के आकलन की विधि कौन सी होती है। 82 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी सी स्टेटमेंट, व्यय विधि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्यय विधि अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल आकलन कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं। 82 का सी करेक्ट है। 83, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किसी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की मात्रा के सूचक के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 83 का ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी व्यापार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था का जो खुलापन है, उदारीकरण, उस सीमा को दर्शाता है जिस सीमा तक कोई देश वैकल्पिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत है। सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात में कुल विदेशी व्यापार, निर्यात प्लस आयात जो होता है उसमें, है ना, इसमें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की मात्रा का एक समान माप होती है। ये अनुपात दर्शाता है कि किसी देश की आर्थिक गतिविधि का कितना भाग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 84 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में विचार करना है। पहली बात है, जीडीपी डिफ्लेटर में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सीपीआई में केवल परिवारों और उपभोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। पहली बात क्या होगी, 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड है, सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में शामिल नहीं किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, सीपीआई में निश्चित भार का उपयोग
किया जाता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में भार उत्पादन के स्तर के साथ बदलता रहता है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट होगा। डी यहाँ से 84 का आंसर है। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है चल निधि जाल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? चल निधि जाल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर। ऐसी स्थिति जिसमें ब्याज दरें अत्यंत निम्न होती हैं और लोग बॉन्ड के स्थान पर नकद रखना पसंद करते हैं। सी क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल निधि जाल में वह स्थिति जिसमें ब्याज दरें पहले से ही अत्यंत निम्न स्तर पर होती हैं, लोग भविष्य में इसके बढ़ने की आशंका होती है, चूंकि ब्याज दरों में वृद्धि से बॉन्ड के जो मूल होते हैं उसमें गिरावट या हानि होती है। ठीक है, और ये व्यक्ति बॉन्ड के निवेश करने से बचेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बॉन्ड बाजार में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। देखो 86 में क्या है कि जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों और संस्थाओं के पास अतिरिक्त चल निधि उत्पन्न हो जाती है। एक पॉइंट आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात, ये अतिरिक्त धन प्राय बॉन्ड जैसे वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद होती है उसमें लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? बॉन्ड की मांग बढ़ सकती है। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें कि जो मांग बढ़ने पर बॉन्ड मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि जो बॉन्ड हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं उनके मूल्य बाजार दरों में इसके बीच एक स्थापित व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जब बॉन्ड के मूल्य बढ़ते तो ब्याज दरें घटेंगी, जब बॉन्ड के मूल्य घटेंगे तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये पॉइंट इतना आप नोट करो। आंसर 86 का एक करेक्ट आंसर है। उतनी बात लिखोगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना। मान लो आपने बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कि बोल दिया कि ब्याज दरें बढ़ती हैं तब, ब्याज दरें बढ़ेंगी कब? जब बॉन्ड घटेगा, जब बॉन्ड के मूल्य बढ़ेंगे तब, ऐसे करके। तो आप ये पूरी चीज़ आप याद करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, 87 है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। पहली बात, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जो देश की मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है तथा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारत में मुद्रा नोट तथा सिक्के दोनों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इसके विपरीत जब सिक्कों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यद्यपि उनका प्रचलन और बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में होगा। ठीक है, ये बात गलत है। ओनली वन एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 88 मुद्रा नोटों के सिक्कों के मिलाकर निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मुद्रा और नोटों के सिक्कों को मिलाकर इनमें से क्या कह देंगे हम? आंसर हो जाएगा 88 का। इसको हम कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मुद्रा नोटों के सिक्कों को इनको जारी करने वाले प्राधिकरण प्रदान की गई गारंटी प्राप्त होती है। प्रत्येक मुद्रा नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर यह वचन देता है कि यदि कोई व्यक्ति उस नोट को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी वाणिज्यिक बैंक के साथ प्रस्तुत करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस व्यक्ति को नोट पर अंकित मूल्य के समतुल्य क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। यही बात सिक्कों के लिए भी लागू होती है। इसलिए मुद्रा नोट और सिक्कों को वैध कागजी मुद्रा कहा जाता है और इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसा कि सोना चांदी में। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर देगा आपका यहाँ से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत में मुद्रा आपूर्ति जो है उसकी मापों के संबंध में विचार करना है। पहली बात, M1 में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा तथा वाणिज्यिक बैंकों में जमा शामिल होती है। पहली बात क्या होगी? 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 89 का क्या हो जाएगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि M3 और M4 व्यापक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरी बात, M3 M1 के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों की निवल समय जमा शामिल होती है। तीसरी बात क्या है? ये भी करेक्ट है। चौथा, M1 मुद्रा आपूर्ति का न्यूनतम तरल रूप है, जबकि M4 सबसे अधिक तरल है। चौथी बात गलत है, क्योंकि जो M1 सबसे कम तरल होता है और M4 सबसे अधिक तरल होता है। वास्तव में M1 सबसे अधिक तरल होता है ना, मुद्रा मांग प्लस जमा इसमें, और इसमें चलने दी M1 से M4 की ओर घटती जाती है, जिससे M4 का सबसे कम तरल होना ये होता है। तो यहाँ से एक बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 इसका करेक्ट होगा। आंसर 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा आपका 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 90, भारत में मुद्रा पूर्ति के सूचक के रूप में निम्नलिखित में से किस माप का सर्वाधिक प्रचलित उपयोग किया जाता है? 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट, M3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
तो M3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि M3 को मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक सूचक बनाता है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मौद्रिक संसाधनों को दर्शाता है, न कि केवल नगद और मांग को जमा को। 90 का सी करेक्ट है। 91 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है। पहला 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, इस अधिनियम के तहत राज्य वित्तीय घाटे में प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद GDP के 1% में कमी करना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत होगी, करेक्ट नहीं होगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अधिनियम राज्य वित्तीय समेकन लक्ष्यों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% से कम के बराबर जो राज्य वित्तीय घाटा है उसकी कमी का प्रावधान करता है। साथ ही इसका उद्देश्य राजस्व घाटे को कम करना तथा उसे समाप्त करना होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रिम ऋण के अलावा किसी अन्य ऋण नहीं ले सकती। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। सही का आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 91 का। 92 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके रिकॉर्ड की समतुलता अवधारणा को निम्नलिखित के बारे में इसके विचार करना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त बात इसको बताता है समष्टि अर्थव्यवस्था में जो रिकॉर्ड समतुलता है उसकी अवधारणा को लेकर के। देखो आंसर हो जाएगा, जो रिकॉर्ड समतुलता है एक यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन है, जिसके अनुसार कुछ पूर्व धारणाएं अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त पोषण की विधि चाहे वह कराधान के माध्यम से हो या उधारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था के समग्र मांग प्रभावित नहीं करती है। जब सरकार घाटे में होती है तो तर्कसंगत और दूरदर्शी व्यक्ति ये अनुमान लगाते हैं कि ये उधार भविष्य के उच्च करों को जन्म देगा। ठीक है, और भविष्य में आने वाले इस कर में भार से निपटने के लिए व्यक्ति अपनी वर्तमान बचत में वृद्धि करता है और वो कम कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 92 का डी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर है, मुद्रा जमा जो अनुपात है जिसको बोलते हैं CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो, है ना। तो इसके बारे में मुद्रा जमा अनुपात को जनता द्वारा धारित मुद्रा और उनकी बैंक जमा अनुपात में परिभाषित करता है। पहली बात क्या होगी, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, त्योहारी मौसमों के दौरान नकदी रखने की अधिक प्राथमिकता के कारण मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर त्योहारों में उच्च व्यय और अवधि के दौरान लोगों के बैंकों के अधिक मात्रा में नकदी आहरित करते हैं और इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है और जनता के पास मुद्रा भी बढ़ती है। ठीक है, और चल निधि को प्राथमिकता मिलती है। परिणामतः क्या होता है, CDR में वृद्धि होती है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। CDR क्या होता है, व्यवहारगत अनुपात होता है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है। CDR बैंक में जमा की कमी आती है और इससे क्या होता है, ऋण सर्जन और मुद्रापूर्ति की कमी होती है। आगे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, सी करेक्ट है। 94 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, आरक्षित जमा अनुपात के बारे में विचार करना है। आरक्षित नकदी जो निधि अनुपात होता है ये CRR के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि को एक निर्दिष्ट अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखना अनिवार्य करता है। पहली बात क्या होगी, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। क्यों? पहली बात इसलिए गलत क्योंकि यहाँ पर CRR जो होता है ये आरक्षित नकदी जो अनुपात निधि है ये बैंकों को अपनी निवल मांग और मियादी देयताएं जो होती हैं उसमें एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना अनिवार्य करता है। इससे क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य तरल परिसंपत्ति में नहीं रखा जाता है। पहला गलत है। सेकेंड बात है, सामूहिक चल निधि जो होती है अनुपात के तहत बैंकों को जमा राशि का एक हिस्सा अपने भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सामूहिक तरलता अनुपात में बैंकों को अपनी जो NDTL है ना, NDTL मतलब निवल मांग मियादी देयता जो होती है इसको एक हिस्सा तरल परिसंपत्ति जैसे कि नकदी, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूति इसके रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है। ये बैंक अपने पास क्या कहते हैं, रखते हैं, न कि RBI के पास। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन 95 है, 95 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन पत्र के परिसंपत्ति को पक्ष में दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा 95 का सही आंसर यहाँ से ये स्वर्ण इसका करेक्ट आंसर होगा। RBI का तुलन पत्र कैसे बना होता है, स्वर्ण, ठीक है, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों से, सरकारी प्रतिभूतियों से और बैंकों का ऋण अग्रिम से। स्वर्ण एक ऐसी परिसंपत्ति है क्योंकि ये RBI द्वारा धारित मूल्य के भंडार को प्रतिनिधित्व करती है। 95 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में केंद्रीय बैंक का अंतिम ऋणदाता के रूप में भूमिका मुख्य रूप से
किसे दर्शाती है? आंसर हो जाएगा 96 का। ये दर्शाती है एक तो अल्पकालिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे वाणिज्यिक जो बैंक है उसको आपातकालीन चलनिधि सहायता को प्रदान करना। सिर्फ बी ही इसका आंसर होगा, मतलब केवल 2। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि जो LOCR है, LOCR मतलब क्या होता है? अंतिम ऋणदाता, है ना। अंतिम जो ऋणदाता होता है, ये कार्य के तहत RBI सीधे निजी व्यवसायों को ऋण नहीं देती है। पहला गलत है। सेकेंड बात तो सही हो गई। तीसरी बात है, उधार लेकर सरकार को उसके राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण करना, सहायता करना होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकारी घाटों का वित्त पोषण राजकोषीय नीति घाटे का वित्त पोषण का हिस्सा होता है। LOLR का कार्य का नहीं होता है ना। ओनली टू करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संचालन के लिए उपयुक्त किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 97 का। ये खुला बाजार परिचालन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि और मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए यहाँ पर विभिन्न भौतिक जो नीति साधन होते हैं उसका उपयोग करता है, और खुला बाजार परिचालन में चल नीति नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री शामिल होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसका आंसर पहला करेक्ट है। दूसरा, सामयिक चल निधि अनुपात, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ये भी बात करेक्ट होगी। चौथी बात, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन कार्य RBI की मौद्रिक नीति का नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है। 97 का आंसर 1, 2 और 3। क्वेश्चन 98, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंक दर में कमी करने का अर्थव्यवस्था में चल निधि की स्थिति पर संभावित प्रभाव क्या होगा? 98 का आंसर हो जाएगा, ये संभावित प्रभाव होगा क्या? अर्थव्यवस्था में समग्र चल निधि में वृद्धि होगी। ये यहाँ से सही आंसर है 98 का। ठीक है। 99, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली अवरुद्धता का अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 99 का। करेक्ट आंसर, घरेलू मुद्रा आपूर्ति में विदेशी पूंजी अंतर्वाह के प्रभाव को निष्प्रभावित करना होता है। बी क्या होगा? 99 का सही आंसर हो जाएगा। अवरुद्धता से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी पूंजी अंतर्वाह के प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई से होता है। ठीक है। और जब विदेशी पूंजी अंतर्वाह अधिक होता है तो RBI का मुद्रा क्रय करती है, और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों से वृद्धि होगी, और साथ ही जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो भी बढ़ती है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? 100 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या यहाँ से? ये एक अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेती है। डी यहाँ से आंसर होगा 100 का, क्योंकि एक बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न नहीं होती है। इसमें होता है क्या? कोई आयात नहीं होता है, कोई निर्यात नहीं होता है, एकदम क्लोज होता है ना। और शेष विश्व के साथ कोई वित्तीय अंतर्वाह नहीं होता है, और आर्थिक गतिविधियां उत्पादन, उपभोग और निवेश घरेलू सीमाओं के भीतर होती है। आंसर डी करेक्ट है। 101, विशेषारण अधिकार LDR का मूल निम्नलिखित में से किस या किन मुद्राओं के समूह का आधार को निर्धारित करता है? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन। क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर। सभी बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विशेषारण अधिकार LDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में वैश्विक चल निधि को पूरा करने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियाँ होती हैं। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 102, ये सभी करेक्ट है 101 का। 102 नंबर देखते हैं। और एक बात तो याद रखना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो वर्तमान LDR समूह था उसमें 5 मुद्राएं शामिल थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी शामिल थी अमेरिकन डॉलर, यूरो, है ना, चीनी रेनमिनबी, जापान येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। 102 नंबर देखते हैं। 102 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटे के वित्त पोषित करने कम करने के लिए किया जा सकता है? आंसर 102 का हो जाएगा। ये एक तो यहाँ से हो जाएगा विदेशी पूंजी का अंतर्वाह और विदेशी पूंजी आरक्षित की नीतियों को कम करना। ठीक है। 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। भारी उधारी से अर्थव्यवस्था में क्या होता है? विदेशी मुद्रा आती है और जो घाटे का वित्त पोषण करने में सहायक होती है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड यहाँ से कोई देश विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों को उपयोग कर सकता है। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों को विक्रय कर घाटे का वित्त पोषण करता है। सेकेंड बात भी क्या होगी? करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा 102 का 1 और 2 करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, घरेलू राजस्व में वृद्धि। देखो, ये प्रत्यक्ष रूप से चालू घाटे का वित्त पोषित नहीं होता है। 1 2 से करेक्ट है।
103 है पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है? 103 का आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स, यहाँ से सही आंसर होगा। 104 राष्ट्रीय आय के लेखांकन में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 104 का, ये शामिल करते हैं। एक तो संयंत्र मशीनरी उपकरण का अधिग्रहण होना, भवनों और सड़कों को लेकर के भौतिक संरचना का विकास करना, ठीक है, और बौद्धिक संपदा जैसे उत्पादों पर पेटेंट, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर का सृजन करना। सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। आंसर डी। 105 है कल्याण के एक संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है जीडीपी में वृद्धि सदैव समाज के सभी वर्गों के कल्याण में सुधार होता है। 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो जीडीपी वृद्धि आय के समान वितरण को सुनिश्चित नहीं करती है। इसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह सकता है जबकि अन्य अप्रभावित रहते हैं। सेकेंड बात है जीडीपी में गैर मौद्रिक लेन देन जैसे अवैतनिक घरेलू कार्य तथा वस्तु विनिमय शामिल नहीं होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। जीडीपी पैदाओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण या सामाजिक लाभों के प्रभाव को नहीं दर्शाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 यहाँ से सही है, तो बी करेक्ट है 105 का। 106 आते हैं 106 नंबर किसी समाज में आर्थिक विकल्प के पीछे मूलभूत कारण निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? आंसर हो जाएगा 106 का, ये आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की कमी इसका सही आंसर है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं असीमित होती है जबकि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधन सीमित होते हैं और ये अभाव की समस्या उत्पन्न करता है। अभाव के कारण व्यक्ति और जो समाज होते हैं उसके संसाधन में आवंटन के बारे में विकल्प चुनने होते हैं और एक विकल्प चुनने पर अगले सर्वोत्तम विकल्प अवसर लागत त्याग करना पड़ता है। ठीक है, बी यहाँ से 106 का आंसर होगा। 107 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अवसर लागत की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन के कारण एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का चयन करना। करेक्ट आंसर 107 का, क्योंकि अवसर लागत का आशय उस अगले सर्वोत्तम विकल्प के रूप में होता है जिसका त्याग किसी एक विकल्प में चयन करने के कारण किया जाता है। यह अवधारणा संसाधनों की कमी तथा उसके जो वैकल्पिक उपयोग होते हैं उसके कारण होती है। ठीक है, जब एक विकल्प का चयन किया जाता है तो दूसरा को त्याग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 108 आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करने वाला फर्मों को सर्वोत्तम रूप से विशेषता इसकी बताता है? आंसर हो जाएगा 108 का। करेक्ट आंसर ये देखो, वे बाजार मूल्य के दिए गए स्वीकार नहीं करती हैं और उनके अनुसार उत्पादन समायोजित करती है। ठीक है, स्टार्टिंग से समझाता हूँ मैं आपको। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत अनेक क्रेता और विक्रेता शामिल होते हैं। ठीक है, काफ़ी उत्पाद यहाँ पर समरूप होते हैं इसके, और फर्मों की कीमत माननी पड़ती है, वे कीमत तय नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। 3 पॉइंट से लेकर के हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है एक तरह से। तो बी यहाँ से आंसर करेक्ट होगा इसका, है ना। जो व्यक्तिगत फर्में होती है ये मूल्य को प्रभावित नहीं करती है, जबकि यहाँ पर उन्हें बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य स्वीकार करना पड़ता है। वे इसे दिए गए मूल्य आधार पर अपने उत्पादन का स्तर निर्धारण करेंगी। बी करेक्ट 108 का। 109 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांग कीमत लोच अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 109 का। करेक्ट आंसर ये करता है कीमत में बदलाव के प्रति मांगी गई जो मात्रा है इसकी प्रतिक्रियाशीलता। करेक्ट आंसर होगा 109 का। ठीक है, मांग की लोच प्रतिक्रियाशीलता की को मापती है और ये बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए उस वस्तु की मांगी की मात्रा कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम जो है उसके संबंध में विचार करना है। इसके बारे में क्या यहाँ पर सही होगा? देखो, जो 110 एक क्वेश्चन है ये बोला कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम कहता है कि जब किसी स्थिर कारक में एक साथ परिवर्ती कारक अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग करते हैं तो अंततः उस परिवर्ती कारक को सीमांत उत्पाद घटने लगता है। और इस नियम के अनुसार कम से कम कारक जैसे भूमि या पूंजी स्थिर होती है, जबकि यहाँ पर अन्य कारक परिवर्ती होते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद अधिक परिवर्ती आगतों को जोड़ने से भीड़भाड़ और अदक्षता उत्पन्न होती है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन घट जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 110 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 नंबर है किसी फर्म की लागत राजस्व विश्लेषण के संबंध में लाभ अलाभ बिंदु निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? कि किस स्थिति को संदर्भित करते हैं बताना है आपको। 111 में ये संदर्भित करते हैं किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये जब कुल राजस्व जो लागत होती है, ठीक है, उसमें लागत के बराबर होता है। जब
कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है। तो ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। ठीक है, लाभ अलाभ बिंदु का अर्थ होता है कि शून्य आर्थिक लाभ। इस बिंदु पर कुल राजस्व जो टीआर होता है ना, टोटल यहाँ पर रेवेन्यू जो होता है टीआर, ये कुल लागत होता है। और फर्म में ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। फर्म इतना राजस्व अवश्य अर्जित कर लेती है कि जो सभी लागतों को कवर करने को लेकर पर्याप्त होती है, जिसमें जैसे कि किराया, स्थिर लागतों को, मजदूरी है ना, ये सब इसमें शामिल होती हैं। 112 आते हैं। 112 है उत्पादन एवं लागत जो है सिद्धांत, उसके संबंध में विचार करना है। ठीक है, उत्पादन लागत सिद्धांत के जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत लागत की सर्वोत्तम परिभाषा बताता है आपको? 112 का आंसर हो जाएगा से ये एक अतिरिक्त इकाई निर्गत होने वाली अतिरिक्त लागत होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 112 का डी करेक्ट है, क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन की वृद्धिशील लागत को मापती है और ये कुल लागत में उस परिवर्तन को दर्शाती है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में आता है, जिसके कारण ये निर्णय एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन जाता है। चूँकि अल्पकाल स्थिति में जो लागतें होती है अपरिवर्तित रहती है और स्थायी जो सीमांत लागत है वो परिवर्तित होती रहती है। आंसर डी 112। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्पाधिकार की बाजार संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कुछ फर्मों बाजारों का प्रभुत्व जो होता है नियंत्रण स्थापित करना। 113 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अल्पाधिकार की विशेषता फर्मों की अल्पसंख्या होती है और बाजार पर कुछ बड़ी फर्मों का प्रभुत्व होता है, जिनसे क्या होता है, जिनमें से प्रत्येक का बाजार हिस्सेदारी तथा कीमत और उत्पादन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता रहता है। और अल्पाधिकार फर्में परस्पर निर्भर होती हैं, अर्थात एक फर्म का निर्णय जैसे कि कीमत निर्धारण उत्पादन दूसरी फर्म को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, सामरिक व्यवहार उत्पन्न होता है। सी आंसर है। 114 नंबर है, उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही है उपभोक्ता व्यवहार के बारे में? पहली बात है उपभोक्ता व्यवहार जो ये वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता आय की बढ़ने पर घट जाती है, वो वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। 114 का एक करेक्ट है। निम्नलिखित वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है क्योंकि उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले विकल्पों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता से अधिक वस्तुएं महंगी की ओर प्राथमिकता देते रहते हैं, जिससे क्या होता है, निम्नलिखित वस्तुएं की मांग काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 का एक करेक्ट है। 115 है, विभिन्न देशों के बीच विकास स्तरों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक उपयुक्त संकेतक क्यों मानते हैं? इसको फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। विभिन्न देशों के जो बीच विकास स्तरों की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक उपयुक्त संकेतक क्यों मानते हैं इनको? ठीक है, क्यों मानते हैं? क्योंकि 115 का जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जनसंख्या के आकार में अंतर को ध्यान में रखती है। ठीक है, क्या होगा? अंतर को ध्यान में रखती है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय इक्वल क्या होता है, ये कुल आय, प्रति व्यक्ति आय कुल आय अपॉन जनसंख्या, ये जनसंख्या के अंतर समायोजित करती है और जिससे क्या होता है, देशों के बीच जो तुलना होती है अधिक सार्थक बन जाती है, जिससे किसी देश की कुल आय अधिक हो सकती है और किंतु उसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक होती है और औसत आय कम हो जाती है। ठीक है, आंसर 115 का बी करेक्ट है। 116 नंबर थे, 116 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं कौन सा कठोर मौद्रिक नीति की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। होता क्या कठोर मौद्रिक नीति? देखो, कठोर या संकोचनकारी मौद्रिक नीति से तात्पर्य होता है कि जो मौद्रिक मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ऋण उपलब्धता को कम करने के लिए किए गए उपायों से होता है। इसे समानता मुद्रास्फीति कारक स्थिति के दौरान अपनाया जाता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। और इसके निम्नलिखित माध्यम से कार्यान्वित कर सकते हैं इसको, जैसे कि नीतिगत दरों में वृद्धि है ना, जैसे रेपो रेट में, CRR और SLR में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूति में बिक्री को लेकर के, ऐसे। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक ऋण नियंत्रण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 117 का आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, ये विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक ऋण नियंत्रण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण नियंत्रण पर, है ना, डी यहाँ से 117 का आंसर होगा। क्योंकि चयनात्मक ऋण नियंत्रण मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक साधन होता है। यह ऋण की कुल मात्रा को नहीं बल्कि उसके उपयोग की दिशा को नियंत्रित करता है। इसका लक्ष्य ऐसे विशिष्ट क्षेत्र से जहाँ ऋण को नियंत्रित या प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है और इसकी विधियों में शामिल होता है, जैसे कि मार्जिन आवश्यकताएं, ठीक है, ऋण राशनिंग और बैंकों के लिए निर्देश। राइट, डी करेक्ट है।
118 है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक प्रत्यायन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से कौन सा नैतिक प्रत्यायन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 118 का ऐसे बी करेक्ट है। आरबीआई का जो बैंकों को प्रभावित करने के लिए अनौपचारिक प्रत्यायन इसका आंसर होगा। ठीक है, नैतिक प्रत्यायन आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक गुणात्मक साधन है। इसमें बैंकों के साथ अनुनय, विनय और परामर्श और अनौपचारिक वार्ताएं शामिल होती हैं। इसे कानूनी बाध्यता शामिल नहीं होती है। इसका उपयोग निम्नलिखित कारणों पर किया जाता है, जैसे कि ऋण देने की प्रवृत्ति प्रभावित करना, क्रेडिट अनुशासन को प्रोत्साहित करना, मौद्रिक नीति उद्देश्य को समर्थन करना। 118 का बी। 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेपो दर में वृद्धि का सबसे सही प्रभाव होगा? रेपो दर में वृद्धि का सही प्रभाव है कौन सा? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर, ये ऋण की मांग में कमी यहाँ से सही आंसर होगा। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जब रेपो दर बढ़ती है तो क्या होता है, ऋण जो ग्रहण होता है महंगा हो जाता है, बैंकों द्वारा दर में वृद्धि होती है और ऋण की मांग में गिरावट होती है। आंसर ए करेक्ट है ना। 120 नंबर आते हैं। 120 है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, क्रय शक्ति में स्थिरता और पूर्वानुमानित आर्थिक वातावरण। हालांकि विकास के रोजगार का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन समानता इन्हें मूल्य स्थिरता के साथ साथ ही हासिल करने का प्रयास किया जाता है। आंसर 120 का भी करेक्ट है। 121 नंबर है। 121 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में विचार करना है कि इनमें से कौन सा घटक इसकी गणना में शामिल है। आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर डी। इनमें से आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी यहाँ से आंसर होगा 121 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है ना, 122। स्वास्थ्य में आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में आपका स्कूली शिक्षा के वर्ष, आय में आपका जीवन स्तर को लेकर के। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 122। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्राथमिक क्षेत्र का सबसे सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, बताना है। सोचो क्या होगा। आंसर हो जाएगा आंसर यहाँ से होगा इसका, ये करता है 20 सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, 22 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ये प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग पर संबंधित गतिविधियां। सी यहाँ से क्या होगा इसका सही आंसर 122 का। ठीक है, आगे आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के संबंध में विचार करना है कि इनमें से कौन सा प्रचंड बेरोजगारी का सबसे सर्वोत्तम वर्णन करता है, सबसे सही वर्णन करता है। 123 का आंसर हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी ऐसी स्थिति जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक यहाँ पर क्या है, नियोजित होते हैं, है ना, या काम पर होते हैं। तो 123 का आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन 124 नंबर। समष्टि अर्थशास्त्री संबंधी कार्यप्रणाली के संबंध में विचार करने की कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के उच्चतर दर के निहितार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर 124 का हो जाएगा बी। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था की निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है और अधिक बचत और अधिक पूंजी निर्माण होता है। 125 नंबर है, 125 थोक मूल्य सूचकांक या थोक कीमत सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का व्यापक संकेतक क्यों नहीं माना है। आंसर हो जाएगा इसलिए क्योंकि WPI में थोक स्तर पर कीमतों में मापन शामिल होता है। इसमें शामिल होते हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और शक्ति, विनिर्मित वस्तुएं। इनमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा होता है और ये जीवन यापन की लागत को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती है। ये आंसर होगा 125 का। 126 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मौद्रिक नीति संशोधनों के संबंध में विचार करना है। रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, ये उधार देता है ना। 126 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है इसका, रेपो दर में वृद्धि बैंकों द्वारा उधार लेने में कमी और आने वाले अर्थव्यवस्था में चलने की घटने की संभावना होती है। 126 का सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। 126C करेक्ट आंसर है। 127 है,
निम्नलिखित स्थिति पर विचार करना है, देखते हैं इसको। ये देश ए मुद्रास्फीति देश की दर देश बी की तुलना में अधिक है, जबकि दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर बनी हुई है, और देश ए के व्यापार संतुलन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का, ये होगा कि जो निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता है वो कम होने के कारण व्यापार घाटा होगा। बी यहाँ से 127 का सही आंसर है, ठीक है। हाँ, बी क्या होगा? 127 का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर उच्च मुद्रास्फीति से घरेलू सामान महंगे हो जाते हैं और निर्यात अल्प प्रतिस्पर्धी हो जाता है, और अब आयात क्या होता है? अपेक्षाकृत सस्ते हो जाते हैं, और स्थिर विनिमय दर के साथ साथ समायोजन के संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। और निर्यात में कमी आयात में वृद्धि बराबर क्या होता है? व्यापार घाटा। आगे आते हैं क्वेश्चन 128। नंबर है, समष्टि आर्थिक नीति के संबंध में विचार करना है, जो कौन सा क्राउडिंग आउट प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव को 128 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा, सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि के कारण किसी जो निवेश है उसमें इसके निवेश में कमी होना। सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी, डी 128 का आंसर होगा। 129, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तु विनिमय प्रणाली की मूलभूत सीमा का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? 129 का आंसर हो जाएगा क्या? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, आकांक्षाओं को धुरे सहयोग की आवश्यकता होना, ठीक है। सी 129 का सही आंसर है। 130 नंबर है, 130 है, आधुनिक बैंकिंग के संबंध में विचार करना है, कौन सा विकल्प जो है मांग जमा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 130 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से, ये मांग जमा का, देखो मांग जमा ऐसी एक बैंक जमा राशि होती है जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय आहरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बचत खाते में जमा राशि, ठीक है, चालू खाता जमा, राइट। इनकी विशेषता होती है कि उच्च चलनिधि, और इसका उपयोग चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि के माध्यम से लेन देन किए जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 130 का सी करेक्ट है। 131 नंबर है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? करेक्ट आंसर 131 का क्या होगा? 131 का हो जाएगा ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, प्रत्यय अमृत इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार कैडर के 1991 मंडल 91 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। और ये अमृत लाल मीणा के स्थान पर आए जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो गए थे। आगे आते 132 नंबर क्वेश्चन, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 कब तक प्रभावी होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कब तक प्रभावी रहेगा, है ना। 132 का सही आंसर होगा डी 31 मार्च 2030 तक। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक वैध है ना, वैध है, डी 26 तक होना चाहिए ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पर 26 होना चाहिए शायद। 31 मार्च 2026 मैंने न्यूज़ में देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 30 दे रखा है। 31 मार्च 2030 तक, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। वैसे 2026 ही होना चाहिए, 30 मिस्टेक से लिख गया होगा, तो यहाँ से जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 133, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 में जो भारतीय महिला टीम में कौन ने पदक इसमें जीता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 133 का सी यहाँ से कांस्य इसका सही आंसर होगा। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियंस में 2025 में यहाँ पर जो बिहार है, ठीक है, उसमें राजगीर खेल परिसर में आयोजित किया गया था, और भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर 133 का सी कांस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 132 का मैं देख के बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है, आपको जस्ट सेकंड आपको वेट करना है, तो जिसका जो आंसर थोड़ा डाउट है ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 132 को 132 जो है आपका, इसमें आंसर होगा, मैंने 31 मार्च 2026 बोला था ना मैंने, तो 31 मार्च 2026 भी चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2026 2031, इसमें से देखो यहाँ पर दे रखा है, इसका जो आंसर होगा ये इसका पैकेज जो है 2026 तो नहीं था इसमें, देखो इसमें 2026 ही शो कर रहा है ना, बट आप एक बार चेक कर लेना जो भी होगा। आगे 134 आते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम और रुक जाएगा, एक बार चेक करके अपना आंसर चेक कर लेना इसको। 134 है, मतदान केंद्रों पर युक्ति संगीत गण
तो वैसे यहाँ पर आंसर में 2030 मतलब 2031 ही दे रखा है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि 26 हो सकता है इसका आंसर। 134 देखते हैं, मतदान केंद्रों पर युक्ति संधि जो संगतिकरण है उसके प्रयास में बिहार ये सुनिश्चित कर निर्णय लिया था कि प्रत्येक मतदान पर केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सीमित हो, कितना, कम से कम। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कम से कम 1200 से कम, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 135 नंबर, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था कौन से नंबर का? 135 का आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किया गया था सी 45वें। सीताकुंड मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? 136 का आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। 137 नंबर है, अपना घर पहल के बारे में विचार करना है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है। 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य राजमार्गों के किनारों ट्रक चालकों के लिए आरामदायक स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है ना। तीसरा बोला यह पहल ईंधन जो आउटलेट पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, 138 नंबर क्वेश्चन है 138, ठीक है। इसमें बोला है सिम्बेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? 138 का आंसर हो जाएगा ये हुआ था सिंगापुर, ठीक है। सिम्बेक्स का आरंभ 1994 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 139, ऑपरेशन महादेव प्रारंभ किया गया था किस चीज़ को लेकर प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन महादेव? इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा लेकिन माइंड काम नहीं करेगा जब पेपर आएगा कि क्या बोला था, है ना। तो आंसर हो जाएगा 139 का बी, श्रीनगर उग्रवादियों के विरुद्ध आतंकवादी रोधी अभियान को लेकर बी 139 का आंसर होगा। 140 नंबर है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 140 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2025 की थीम आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत भावनाओं तक थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 140 का आंसर सी करेक्ट है। 141 है, यहाँ से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन। देखो मैथ का क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, जो लोग मैथ्स या साइंस से बैकग्राउंड से नहीं है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं कि साइंस से इतना क्वेश्चन आएगा मैथ्स से आएगा, तो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना। तो आप इनको सबको प्रैक्टिस करो, मैं आपको यहाँ से इनके आंसर बताऊंगा। बैट को 52 लिख सकते हैं, डॉग को 58 लिख सकते हैं, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। इसको लिख सकते हैं 140, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 140 का सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 है, उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित में से श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा 142 का ये 392 नहीं है ना, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 21 80 के बाद आएगा 395। कैसे? 80 × 5 - 5 395 आएगा, है ना, ऐसे करके। बाकी फिर 395 × 6 - 6 ही आएगा 2364 जो दिया हुआ है। 143 है, युग्म पहचाना जो यहाँ पर इसके समान है। करेक्ट आंसर 143 का ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ए नंबर पिक्सल इमेज, है ना। पिक्सल इमेज एक पिक्सल का सबसे छोटा मूल तत्व या कार्यात्मक इकाई है जो डिजिटल इमेज को बनाती है और यह पूरी तरह से अंश या पूर्ण पाठ को लेकर संबंध को दर्शाती है ना। आंसर क्या होगा? ये समान है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 144 है, नीचे दिए गए विकल्प में विषम संख्या और पहचानिए कौन है इसमें? आंसर हो जाएगा 144 का डी GHIK, ये ऑड है, ठीक है। आगे 145 नीचे दिए गए कथन को संबंधित संख्या चुनना है, इसमें से देखते हैं। इसमें 424 क्वेश्चन मार्क 326 रेशियो 11। आंसर क्या होगा? 145 में जो आंसर आ जाएगा ये आएगा क्या? आंसर आएगा आपका 26 11 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, है ना। 10 यहाँ से सही आंसर होगा इसका। आगे आते क्वेश्चन 145 कर लोगे शायद ना, नहीं कर पाओगे तो देखो 3 + 2 + 6 इक्वल क्या? 11। 326 हो गया, 426, 4 + 2 6 + 4 11, 11 1 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 दिया हुआ है, 10 यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 146 से मीना एक तस्वीर को इशारा करते हुए मोहन से कहा कि मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती बेटी है। मीना ने मोहन से किस प्रकार का संबंध बताया है? आंसर 146 का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है, बहन है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन 147 है, इसमें बोला दिए गए यहाँ पर जो संख्या उसका चयन करना है,
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 147 का सही आंसर ए 61। 148 है, निम्नलिखित में से 4 शब्द तीन न किसी प्रकार से समान है, उनके भिन्न समास को पहचानना है, कौन होगा? गेहूं, चावल, सरसों, जौ। करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा सी सरसों, यहाँ से सही आंसर है इसका। ठीक है, सरसों इसका सही आंसर होगा। 149 है, 149 यहाँ से इसमें बोला कि संख्या के युग्म दूसरी संख्या के पहले युग्म पर एक निश्चित यहाँ पर गणती क्रिया के प्रयास प्राप्त की गई है और निम्नलिखित में से यहाँ पर 3 युग्म एक ही पैटर्न का पालन करते हैं और यहाँ पर एक समूह बनाते हैं। उस संख्या का युग्म यहाँ पर चयन करना है जो समूह से शामिल नहीं हो रही है। आंसर हो जाएगा समूह से शामिल नहीं है 16:259। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर प्लस 2, 258 आएगा, तो 259 नहीं होना चाहिए, गलत है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 100। काव्य अपने घर से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, देखो आप इसमें अब लोकेशन वाला है, कहाँ से यहाँ से 5 किलोमीटर गए, यहाँ से 6 किलोमीटर गए, तो यहाँ से किस टाइप का लोकेशन बनेगा? तो वो ये पूछा है कितने किलोमीटर कहाँ गई है, तो 150 का जो आप सॉल्व करोगे ना तो इस टाइप से कुछ बन के आएगा, ऐसा जाएगा, फिर ये और इस टाइप से इसका यहाँ पर घर होगा, तो इस टाइप से बन के आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ये बी करेक्ट होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 150 क्वेश्चन कर लिए। दृष्टि आईएएस का हम लोग ने कितने पेपर सॉल्व कर लिए? एक तो देखो हम लोग ने 5वां पेपर सॉल्व किया, एक यहाँ से चौथा पेपर भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग अगला पेपर करेंगे टेस्ट नंबर 6 करेंगे दृष्टि का। ठीक है, जो लेटेस्ट अभी आ चुका है वो हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद 6 के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे तीसरे नंबर पर। ऐसे करके देखो जो लेटेस्ट आएगा उसको पहले करेंगे, जो बाद के भी पेंडिंग है उसको हम लोग बाद में करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना पूरा टेस्ट, तो इसके स्टार्टिंग के बाद सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट तक भी सुना करो मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, तब तो आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, है ना। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।